Two charges plus 4e and plus e are at a distance x apart. At what distance a charge q must be placed from charge plus e so that it is in equilibrium. सिचुएशन कुछ इस तरह की है, दो चार्जेस हैं आपके पास, एक चार्ज तो है आपके पास प्लस 4e और एक चार्ज है आपके पास प्लस e, और कितना सेपरेशन है इनके बीच में, x सेपरेशन। अब सिचुएशन ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों चार्जेस के बीच में किस पॉइंट पे हम एक कोई थर्ड चार्ज रखें ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे, उस पर नेट फोर्स जीरो रहे। क्लियर? तो वो पॉइंट वही होगा जिस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है, जिस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो। तो मैंने कहा कि यहाँ से चलो वो डिस्टेंस y है, तो इधर से ये डिस्टेंस कितनी बची, x माइनस वाई, और ये इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं हम P। और अगर P पॉइंट पे, P वो पॉइंट है, तो P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, जीरो। क्लियर? तो जरा 4e का इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं किधर होगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज है, इस डायरेक्शन में होगा, और इस प्लस e का इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसका इस डायरेक्शन में होगा, और दोनों के मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो जाएंगे तो कैंसिल आउट होकर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो 4e का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा k, चार्ज है आपके पास 4e अपॉन डिस्टेंस है x माइनस वाई का स्क्वायर, और ये इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस ई चार्ज का होना चाहिए, तो वो कितना हो जाएगा, k, चार्ज है आपके पास e अपॉन वाई का स्क्वायर। तो k से k कैंसिल हो जाएगा, e से e कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम ले लेते हैं अंडर रूट, तो t अपॉन एक्स, 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा x माइनस वाई, तो ये y इधर आके ये हो जाएगा 3y, 3y हो जाएगा x, तो y जो आपका आ गया वो आपका आ गया x बाई 3, यानी प्लस ई वाले चार्ज से कितनी डिस्टेंस होगी, x बाई 3, x बाई 3 डिस्टेंस पर वो q चार्ज हम रखेंगे, तो उस पर नेट फोर्स क्या रहेगा, जीरो। वो चार्ज कहाँ रहेगा आपका, इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्लियर? A charge small capital Q is placed at each of the two opposite corners of a square. A charge small q is placed at each of the other two corners. If the resultant force on capital Q is zero, then डायग्राम कुछ इस तरह से है, एक स्क्वायर शेप है और उस पर चार चार्ज रखे हैं, दो अपोजिट कॉर्नर पे तो कैपिटल क्यू रखा हुआ है, और बाकी दो अपोजिट कॉर्नर पे स्मॉल क्यू रखा हुआ है। यहाँ पे भी स्मॉल क्यू है और यहाँ पे भी स्मॉल क्यू है। ठीक, और ये पूछ रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू इज जीरो, कैपिटल क्यू पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो करना है। ठीक, तो पहली बात तो ये है कि ये जो स्मॉल क्यू होना चाहिए ये अपोजिट नेचर का होना चाहिए, यानी अगर कैपिटल क्यू, ये दोनों जो कैपिटल क्यू हैं ये अगर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू बीच में रिपल्शन का फोर्स लगेगा। तो ये जो स्मॉल क्यू होना चाहिए नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ताकि इसको इधर अट्रैक्ट करे, इसको इधर अट्रैक्ट करे, तो नेट अट्रैक्शन का फोर्स इस तरफ हो जाए। तो पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू आपस में अपोजिट नेचर के होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ए आंसर और सी आंसर तो बनेगा नहीं, आंसर या तो बी बनेगा या डी बनेगा, क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है, वो ये बता रहा है कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू आपके अपोजिट नेचर के हैं। तो जरा वैल्यूज वगैरह रखते हैं और फोर्सेस निकालते हैं और रिजल्टेंट हमको जीरो करते हैं। ठीक, तो अगर इसकी साइड ए है, ये साइड भी ए है, तो ये डिस्टेंस बनेगी a√2। तो कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू में जो रिपल्शन का फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, कितना होगा, तो वो जाएगा k कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू अपॉन a√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब जरा इधर अट्रैक्शन का फोर्स देखते हैं कितना और कितना लगेगा। तो इधर अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा होगा k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन a स्क्वायर, और इधर भी इतना ही फोर्स लगेगा k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन a स्क्वायर, और इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो बीचों बीच से आएगा, और अगर ये दोनों फोर्स बराबर हैं तो √2 टाइम्स रिजल्टेंट बन जाएगा, तो √2 टाइम्स k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन a स्क्वायर। ठीक, अब आप चाहते हो कि नेट फोर्स पे जीरो हो, तो ये वाला जो फोर्स है वो एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड में इस फोर्स के बराबर होना चाहिए, तो हम इक्वेट कर देते हैं, √2 k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन a स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू k कैपिटल क्यू अपॉन 2a स्क्वायर। तो k कैपिटल क्यू a स्क्वायर, k कैपिटल क्यू और a स्क्वायर हो गया कैंसिल आउट। ठीक, तो यहाँ से इस 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, तो कैपिटल क्यू जो आपका आ रहा है
वो आपका आ रहा है 2√2 टाइम्स स्मॉल क्यू। तो ये तो हुआ मैग्नीट्यूड, बट अपोजिट नेचर के हैं तो हम एक क्या लगा देंगे यहाँ, माइनस। क्लियर? तो आपका आंसर बनेगा डी पार्ट। A charge small q is lying at the midpoint of a line joining two similar charges capital Q. The system will be in equilibrium if the value of q is। समझ में आया क्या सिचुएशन है? एक स्मॉल क्यू चार्ज जो है वो मिड में रखा हुआ है और कॉर्नर्स पे कैपिटल क्यू चार्ज रखे हुए हैं, और ये कहते हैं मिड में रखा हुआ है, तो अगर ये डिस्टेंस x होगी तो ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी, x। अब ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है ये कि जो स्मॉल क्यू है वो तो आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा, नेट फोर्स इस पर जीरो हो जाएगा। तो स्मॉल क्यू में प्रॉब्लम नहीं है, कैपिटल क्यू की वैल्यू कुछ भी हो, स्मॉल क्यू की वैल्यू कुछ भी हो, जब तक ये दोनों बराबर हैं, ये डिस्टेंस बराबर है, तब तक इस पर दोनों साइड से लगने वाला फोर्स भी बराबर होगा और इस पर नेट फोर्स जीरो होगा। ये तो आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा ही रहेगा। इक्विलिब्रियम जो कंसीडर करने वाली है वो इस कॉर्नर वाले चार्ज की है कि कॉर्नर वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। ये कॉर्नर वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है ये हमें चेक करना है, तो इस क्यू पे हम चेक करेंगे। ठीक, तो पहली बात कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू, ये दोनों कैपिटल क्यू हैं तो इनके बीच में रिपल्शन का फोर्स लगेगा। तो ये जो स्मॉल क्यू होना चाहिए ये अट्रैक्शन का फोर्स होना चाहिए। तो अट्रैक्शन का ये तभी लगा पाएगा जब ये स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू के अपोजिट नेचर का होगा। तो पहली बात तो इसमें ये होगी कि माइनस वाले आंसर्स होंगे, प्लस वाले आंसर नहीं होंगे। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो अट्रैक्शन रिपल्शन का फोर्स कितना लगेगा कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच में, तो वो हो जाएगा के Q1 Q2 यानी के क्यू स्क्वायर अपॉन 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर। ठीक, और अट्रैक्शन का फोर्स कितना लगेगा अट्रैक्शन का इस स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच में, तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये अट्रैक्शन का फोर्स है, ये रिपल्शन का फोर्स है। नेट फोर्स अगर आप जीरो जीरो चाहते हो तो ये दोनों फोर्स बराबर हो जाने चाहिए, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो के क्यू से के क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो आपका स्मॉल क्यू आ रहा है वो आपका आ रहा है कैपिटल क्यू बाई 4, और एक लगाएंगे हम माइनस, क्योंकि इनका नेचर क्या होगा, अपोजिट। सो योर आंसर इज डी पार्ट। Two point charges plus 2 coulomb and plus 6 coulomb repel each other with a force of 16 Newton, 12 Newton। ठीक है, ये एक प्लस 2 कूलाम है और प्लस 6 कूलाम है, कुछ डिस्टेंस पर रखे होंगे और कितने फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, 12 न्यूटन से। तो अगर हम इक्वेशन बनाएं तो 12 इज इक्वल टू आपका आएगा के प्लस 2 इंटू प्लस 6 अपॉन एक्स का स्क्वायर, पहली इक्वेशन। अब कह रहे हैं -4 कूलाम चार्ज दोनों को दे दिया, तो जब प्लस 2 को -4 कूलाम दोगे तो यहाँ आएगा -2 कूलाम। ठीक, और प्लस 6 को अगर आप -4 कूलाम दे दोगे तो इस पर आ जाएगा +2 कूलाम। और अब पूछ रहे हैं नया फोर्स कितना होगा। तो पहली बात तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव नहीं होगा, क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज निगेटिव। और कितना होगा, तो के एक चार्ज है आपके पास -2 कूलाम, एक चार्ज है आपके पास +2 कूलाम अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा -4k अपॉन एक्स का स्क्वायर, जबकि ये वो जो फोर्स था ये था आपका 12k अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो 12k अपॉन एक्स का स्क्वायर 12 न्यूटन के बराबर था, इसका मतलब 12 से 12 कैंसिल करेंगे तो k अपॉन एक्स स्क्वायर एक के बराबर हुआ, 1 न्यूटन के बराबर हुआ। तो k अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये आपका -4 आ जाएगा, और माइनस साइन ये बता रहा है कि फोर्स जो है होगा वो किसका होगा, अट्रैक्शन का होगा। ठीक, सो योर आंसर इज बी पार्ट। ये चार्ज Q1 एक्सर्ट सम फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज Q2। ठीक, कुछ ऐसा बना लेते हैं, मान लिया एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। Q1 ने Q2 पे कुछ फोर्स एक्सर्ट किया, क्लियर। ठीक, इफ़ ए थर्ड चार्ज Q3 इज ब्रॉट नियर Q2। ठीक है, फिर एक थर्ड चार्ज हम लेके आए हैं Q3, मान लिया यहाँ पे हम एक Q3 लेके आए।
द फोर्स एक्सर्टेड बाई Q1 ऑन Q2, तो Q1 ने जो Q2 पे फोर्स लगाया, इस पर कोई फर्क पड़ेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला फोर्स, ढंग से सब सुनना आपको, Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला फोर्स इस सिस्टम के नेबरहुड में कितने और चार्जेस हैं, उन्होंने क्या क्या फोर्स लगाए हैं, किस किस डायरेक्शन लगाए हैं, इस बात पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। हाँ, Q2 पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो Q1 का फोर्स और Q3 के फोर्स का वेक्टर सम होगा, लेकिन Q2 पे Q1 ने कितना फोर्स लगाया है, इस बात को इससे कोई लेना देना नहीं कि इसके नेबरहुड में और कितने चार्जेस हैं, उन चार्जेस ने क्या क्या फोर्स लगाए हैं। तो आंसर इसका क्या बनेगा, सी पार्ट रिमेन्स द सेम। थ्री इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द थ्री कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, तीन इक्वल चार्जेस तीन कॉर्नर पर रखे हमने। इफ द फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 इज F12 and between Q1 and Q3 is F13, then the ratio of magnitudes of Q12 and Q13 is, बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं, ठीक। ये स्क्वायर है, तीन कॉर्नर्स पे चार्ज रखे हुए हैं, मान लीजिए चार्ज है 1, इक्वल चार्जेस हैं, नाम है इसका Q1, 1 है, 1 चार्ज कहते हैं इसको हम, चार्ज तो Q है, एक दूसरा चार्ज है, ये भी चार्ज Q है, इसको हम 2 कह देते हैं, और एक ये तीसरा चार्ज है, ये भी Q है, इसको हम 3 कह देते हैं। क्लियर, ठीक। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि इफ द फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 इज F12, Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F12 है, और Q1 और Q3 के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F13 है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, F12 जो होगा वो हो जाएगा KQ² अपॉन A², अगर साइड इसकी A है, और ये वाली ये साइड होगी A√2, ये डायगनल होगा A√2, तो 1 और 3 के बीच में जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा KQ² अपॉन A√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2A² हो जाएगा। तो यहाँ से साफ पता लग रहा है कि 1-2 का फोर्स जो है वो 1-3 के फोर्स से डबल है, तो इसका आंसर बनेगा 2। द सेंटर्स ऑफ टू आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर्स आर 1 मीटर अपार्ट, छोटे छोटे स्फीयर हैं आइडेंटिकल, और वो 1 मीटर दूर उनके सेंटर्स हैं। दे कैरी चार्जेस ऑफ अपोजिट काइंड एंड अट्रैक्ट ईच अदर विद ए फोर्स F, वो अपोजिट डायरेक्शन के अपोजिट तरह के चार्जेस हैं उनके पास, एक पे चार्ज प्लस क्यू है तो एक पे चार्ज माइनस क्यू, और कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, F से। When they are connected by a conducting thin wire, they repel each other with a force F/3, ठीक। तो ऐसे समझना आपको, एक पे चार्ज आपने मान लिया प्लस Q1, बराबर तो नहीं है बट अपोजिट नेचर के, और एक पे चार्ज है माइनस Q2। अब इनके बीच में जो फोर्स है अट्रैक्शन का वो F फोर्स है, तो F की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी KQ1 Q2 अपॉन R², ठीक। फिर जब आप इनको वायर से कनेक्ट कर दोगे इस तरह से, तो टोटल चार्ज का आधा चार्ज इस पे आएगा, आधा चार्ज इस पे आएगा, टोटल चार्ज होगा Q1 माइनस Q2। तो अब इस पे जो चार्ज आएगा वो आपका आएगा Q1 माइनस Q2/2, और इस पे भी चार्ज कितना आएगा, Q1 माइनस Q2/2। अब ये रिपेल करेंगे, कितने फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, तो वो फोर्स है F/3, कितना होगा Q1 माइनस Q2/2 का स्क्वायर अपॉन R², इस फोर्स से वो रिपेल करेंगे, ठीक। अब बस आपसे ये पूछ रहे हैं कि इनिशियल स्टेट में दोनों स्फीयर्स पे जो चार्जेस थे उनका मैग्नीट्यूड क्या था, यानी Q1 अपॉन Q2 का मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है, इस F की वैल्यू हम यहाँ डाल देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 1/3 टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R², तो K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, R² से R² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आपका आया Q1 Q2/3, और इधर आपका आ जाएगा Q1² प्लस Q2² माइनस 2 Q1 Q2 अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, Q2 के स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी Q1 अपॉन Q2 में, उसको सॉल्व कर लेना है, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो कर ही लेते हैं इसको सॉल्व, तो इधर आ जाएगा 4 Q1 Q2, और इधर आ जाएगा 3 Q1² प्लस 3 Q2² माइनस 6 Q1 Q2। तो सब कुछ एक तरफ ले आते हैं, इसको भी इधर ले आते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 3 Q1² प्लस 3 Q2² माइनस 10 Q1 Q2 इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या करेंगे, Q2 के स्क्वायर से हम पूरे को डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आएगा 3 Q1 अपॉन Q2 का स्क्वायर,
और इस 10 वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं, -10 टाइम्स Q1 अपॉन Q2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू अगर मैं x मान लूँ, Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू x, क्योंकि Q1 अपॉन Q2 ही पूछा गया है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसके रूट्स हो जाएंगे, तो ये बनेगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x आपने कॉमन ले लिया तो अंदर बचा आपका x माइनस 3, और यहाँ से -1 कॉमन ले लिया तो यहाँ से आया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 3x माइनस 1। तो दो आंसर बनेंगे, एक तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3 और एक x की वैल्यू आ गई 1/3। ठीक, बट Q1 बड़ा होगा क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें दोनों आंसर सही हैं, मतलब Q1/Q3 Q1/Q2 जो है वो 3 भी हो सकता है और Q1/Q2 जो है वो 1/3 भी हो सकता है, दोनों ही आंसर सही हैं आपके। इसमें एक ही आंसर मैच कर रहा है तो वही हो जाएगा, 3 वाला आंसर मैच कर रहा है तो 3 आंसर आ जाएगा, 3:1 मतलब 3। A metallic sphere having a no net charge is placed near a finite metal plate carrying a positive charge. The electric force on the sphere will be। ठीक, अब आराम समझना है इसमें क्या हो रहा होगा कि एक मेटलिक स्फीयर है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, एक मेटलिक स्फीयर है उस पर कोई चार्ज नहीं, नो नेट चार्ज, कोई चार्ज नहीं, मेटल का है, इज प्लेस नियर ए फाइनाइट मेटल प्लेट कैरिंग ए पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ कुछ इस तरह से बना लेते हैं। मान लिया एक फाइनाइट मेटल की प्लेट है, फाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट। तो फाइनाइट मेटल की प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से, और उसके पास आपने एक मेटल का स्फीयर रखा हुआ है यहाँ, मान लिया मेटल का स्फीयर है। अब इस मेटल के स्फीयर में होगा क्या, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे कैसे, ये पॉजिटिव चार्ज था, इस मेटल प्लेट पे कैसे चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, तो इसकी वजह से यहाँ पे कैसे चार्ज अक्यूमुलेट होगा, नेगेटिव, इंडक्शन, और यहाँ पे कैसे चार्ज अक्यूमुलेट होगा, पॉजिटिव। लेकिन नेगेटिव चार्ज वाली लोकेशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, नेगेटिव चार्ज वाली लोकेशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, तो इस नेगेटिव चार्ज पे जो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा वो ज़्यादा होगा, जबकि इस पॉजिटिव चार्ज वाली लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है तो यहाँ पे फोर्स कम लगेगा। तो इस सिचुएशन में ये जो अट्रैक्शन का फोर्स होगा ये ज़्यादा होगा और रिपल्शन का जो फोर्स होगा ये कम होगा, तो नेट फोर्स किसका लगेगा, इस पर अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। तो ओवरऑल ये जो स्फीयर है ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या आंसर बनेगा, द स्फीयर विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द प्लेट, ए पार्ट। फिगर शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाई गई हैं आपको, इमर्जिंग फ्रॉम ए चार्ज बॉडी if the electric field at A and B are EA and EB respectively and the distance between A and B is R। ठीक, तो एक चीज़ तो इसमें क्लियर है, जहाँ पे यहाँ पे A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ ज़्यादा होगी, और B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। तो EA जो है वो EB से बड़ा होगा, ये पक्का है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, EA इज ग्रेटर देन EB, ए पार्ट। ABC is equilateral triangle, charges plus Q are placed at each corner, the electric intensity at O। तीनों कॉर्नर्स पे प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्ज रखे हुए हैं, तो ये इसके सेंटर पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, तो डेफिनेटली जीरो होगी। इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, KQ/R², और इस वाले प्लस क्यू की वजह से इस तरफ होगा KQ/R², और इस वाले प्लस क्यू की वजह से इस तरफ होगा KQ/R²। तीन इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स हैं, इक्वल उनके बीच का एंगल है, तो नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो।